तमीम आपको अलाउ कर दिया मैंने बेटा कल की क्लास में। तो मेमोरी स्ट्रक्चर के साथ साथ हमारे पास जब हम प्रोसेसेस की बात करते हैं ओरेकल के अंदर, तो ओरेकल में 3 किस्म के प्रोसेसेस जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, जो कि आपने उस मेमोरी स्ट्रक्चर के अंदर भी देखे होंगे जो कल मेमोरी स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया था। उनकी कैटेगरीज कुछ इस तरह से होती हैं। कुछ प्रोसेस कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट की या डेटाबेस की कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाहता होता है यूजर, या यूजर कोई भी टास्क परफॉर्म करना चाह रहा होता है, तो यूजर क्या करता है, यूजर अपने प्रोसेसेस को यूज करते हुए ये काम करता है। कैसे? डेफिनेटली यूजर कोई ना कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज करेगा, और एप्लीकेशन प्रोग्राम को यूज करते हुए यूजर जो है वो जब यूजर की रिक्वेस्ट चली जाती है तो फिर सर्वर प्रोसेस की बात आ जाती है। सर्वर प्रोसेसेस क्या करते हैं, जब यूजर की रिक्वेस्ट सर्वर के पास आ जाती है तो फिर सर्वर यूजर को रिस्पॉन्ड करता है कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के बाद। जैसे होता है ना, यूजर रिक्वेस्ट करेगा कि मेरा कनेक्शन एस्टेब्लिश कर दिया जाए किसी पर्टिकुलर एक फैसिलिटी के साथ, फिर सर्वर क्या करेगा, सर्वर डेटाबेस का इंस्टेंस क्रिएट करेगा। डेटाबेस का इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद यूजर को फीडबैक में रिस्पॉन्ड करेगा, मतलब यूजर को फीडबैक में उसका जो कनेक्शन होगा वो एस्टेब्लिश करके दे देगा, सेशन एस्टेब्लिश करके दे देगा। तो सर्वर प्रोसेसेस इस तरह से हेल्प आउट करते हैं हमें। फिर कुछ बैकग्राउंड प्रोसेस हमारे होते हैं, जब हम डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं तो बिहाइंड द सीन वर्किंग परफॉर्म कर रहे होते हैं हमारे बैकग्राउंड प्रोसेसेस। एक मिनट से जी। तो बैकग्राउंड प्रोसेसेस ऐसे प्रोसेसेस हैं जो बिहाइंड द सीन जो है वर्किंग परफॉर्म कर रहे होते हैं। बैकग्राउंड प्रोसेसेस जो हैं वो इन टास्क को परफॉर्म करेंगे, और बैकएंड पे जो है ये वर्किंग परफॉर्म करते जाएंगे अपने। और ये बेसिकली बैकग्राउंड प्रोसेसेस और एसजीए और बैकग्राउंड प्रोसेसेस मिलके एक ओरेकल का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, मिलके ओरेकल का इंस्टेंस जो है वो फॉर्म करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आपका जब भी इंस्टेंस क्रिएट होता है तो बेसिकली उसके बैकग्राउंड प्रोसेसेस जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, बैकग्राउंड प्रोसेसेस जो है वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं। मसलन when an oracle instance starts, multiple background processes starts। जब भी oracle का इंस्टेंस स्टार्ट होगा तो उसके बैकग्राउंड प्रोसेस साथ साथ स्टार्ट हो जाएंगे। अब बैकग्राउंड प्रोसेस इज अ ब्लॉक ऑफ, अब वो बता रहा है कि ये है क्या। बैकग्राउंड प्रोसेस बेसिकली एग्जीक्यूटेबल कोड्स हैं आपके, क्योंकि प्रोसेसेस है ना, तो ये क्या है, ब्लॉक ऑफ एग्जीक्यूटेबल कोड डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। मसलन अब वो नीचे फिगर का रेफरेंस दे रहा है डायग्राम का। फिगर 1/6 shows the relationship between background processes, the database and Oracle SGA। ये डायग्राम है जिसमें SGA, बैकग्राउंड प्रोसेसेस और Oracle की डेटाबेस जो है इसका रिलेशनशिप दिखाया गया है। जैसे ये आप देख सकते हैं, बॉक्सेस बने हुए हैं डेटा फाइल्स के, रीडू लॉग फाइल्स के, कंट्रोल फाइल्स के, ऑफलाइन स्टोरेज डिवाइसेस के। इनके साथ एरोज बना के दिखाया गया कि कौन कौन से प्रोसेसेस जो हैं इनको मेंटेन करते हैं। फिर ये जो रेक्टेंगल्स दिखाई गई हैं जैसे LGWR,
DBW0, यूजर प्रोसेसर, CKPT और ARC0, ये D000, रिको, पीमोन, एसमोन, ये सारे आपके क्या हैं? ये सारे आपके बैकग्राउंड प्रोसेसेस हैं। ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट टू अ फोरग्राउंड प्रोसेस सच एज SQL, स्टैटिक प्लस, सेशन और वेब ब्राउजर। अब वो बता रहा है कि जो आपका फोरग्राउंड प्रोसेस होता है, जैसे एक वेब ब्राउजर आपका फोरग्राउंड प्रोसेस है। अगर आप फोरग्राउंड प्रोसेसेस के हिसाब से देखें बैकग्राउंड प्रोसेसेस को, तो बैकग्राउंड प्रोसेसेस जो है वो वर्क करते हैं बिहाइंड द सीन्स। टुगेदर द SGE एंड बैकग्राउंड प्रोसेसेस कंपोज एन ओरेकल इंस्टेंस। वही बातें जो मैंने आपको पहले बताई हैं। फिर एसमोन पे आ जाएं। सिस्टम मॉनिटर प्रोसेस इसको कहते हैं। ये क्या करता है? ये बेसिकली क्रैश रिकवरी करता है। जब आपका इंस्टेंस क्रैश कर जाता है या जब आपका इंस्टेंस फेलियर हो जाता है ना, तो इंस्टेंस फेलियर या इंस्टेंस क्रैश के केस में इसने रिकवरी परफॉर्म करनी होती है। ठीक है। कैसे रिकवरी परफॉर्म करता है? समटाइम्स क्या होता है, पावर आउटेज हो जाती है। पावर की फ्लक्चुएशन की वजह से क्या होता है, हमारा जो इंस्टेंस जो है या सिस्टम जो है वो क्रैश कर जाता है। ठीक है। या CPU के फेलियर की वजह से हमारा इंस्टेंस या हमारा इंस्टेंस जो है वो फेलियर हो जाता है या क्रैश कर जाता है। तो फिर एसमोन प्रोसेस क्या करता है? एसमोन प्रोसेस बेसिकली रिकवरी परफॉर्म करता है हमारे इंस्टेंस की। कैसे रिकवरी परफॉर्म करता है? आपको याद होगा, जो रीडू लॉग फाइल्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं, ऑनलाइन रीडू लॉग फाइल्स और ऑफलाइन रीडू लॉग फाइल्स। अब आपका सिस्टम तो क्रैश हो गया या CPU आउटेज हो गई, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स आ गई, तो एसमोन प्रोसेस क्या करेगा? ऑनलाइन रीडू लॉग फाइल्स में से एंट्रीज को लेगा और उन एंट्रीज के अकॉर्डिंगली आपका जो सिस्टम होगा, आपका जो इंस्टेंस होगा, उसको रिकवर कर देगा। क्योंकि आपको याद होगा कि बेसिकली जब भी हम डेटाबेस के टेबल्स में, डाटा फाइल्स में चेंजेस करते हैं, तो हम उन चेंजेस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन रीडू बफर्स में रखते हैं। फिर रीडू बफर से उठा के हम रख देते हैं रीडू लॉग फाइल्स में, मतलब रीडू लॉग्स के अंदर रख देते हैं। अब अगर कोई इंस्टेंस फेल हो जाए तो हम क्या करते हैं? हम रीडू लॉग से फिर उस इंस्टेंस को रिकवर करते हैं, क्योंकि रीडू लॉग में उसके उस इंस्टेंस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन पड़ी होती है कि आपने कौन कौन से टेबल्स में कौन कौन से रिकॉर्ड्स को अपडेट किया था या चेंज किया था या मॉडिफाई किया था। तो इस तरह से फिर हम क्या करेंगे? रीडू लॉग एंट्रीज में से डाटा को एंट्रीज को लेके हम रिकवरी परफॉर्म कर सकते हैं। इन एडिशन, अब वो बता रहा है कि जब आपका टेबल स्पेसेस जो है ना, बेसिकली जब आपका इंस्टेंस रीस्टार्ट होगा, तो टेबल स्पेसेस में जो आपके टेम्परेरी सेगमेंट्स होंगे, आपको याद होगा हमने सेगमेंट्स पढ़े थे, सेगमेंट्स के अंदर बेशुमार सेगमेंट्स हमने पढ़े थे, जिसमें से एक सेगमेंट था टेम्परेरी सेगमेंट। जब ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो रही होती है, तो एग्जीक्यूशन के वक्त, ट्रांजैक्शन की एग्जीक्यूशन के वक्त जो टेम्परेरी हमारा डाटा होता है वो बेसिकली टेम्परेरी सेगमेंट्स के अंदर पड़ा होता है। जैसे आप अपडेट करते हो तो अपडेट का जो रिकॉर्ड होगा, जिस रो को अपडेट करते हो उस रो का अपडेशन का जो रिकॉर्ड होगा वो टेम्परेरी सेगमेंट में पड़ा होता है। आप डिलीशन करते हो तो डिलीशन का रिकॉर्ड जो है वो टेम्परेरी सेगमेंट में पड़ा होता है। तो वो कहता है जब आपका यहाँ पे जब आपका सिस्टम रीस्टार्ट होगा ना, रिकवरी के मैकेनिज्म के अंदर, जब रिकवरी कर रहे होंगे तो सिस्टम रीस्टार्ट होगा। जब सिस्टम रीस्टार्ट होगा तो क्या होगा? आपके टेबल स्पेसेस में जितने भी टेम्परेरी सेगमेंट्स होंगे वो सारे के सारे वाइट कर दिए जाएंगे, खत्म भी आ रही है बेटा? बेटा आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? जी सर। स्टूडेंट्स आप लोगों को आवाज आ रही है? जी, तो हम बात कर रहे हैं कि जब आपका सिस्टम रीस्टार्ट होगा तो बेसिकली क्या होगा? सिस्टम के रीस्टार्ट होने से आपके टेबल स्पेसेस के अंदर जितने भी टेम्परेरी सेगमेंट्स पड़े होंगे
वो सारे के सारे पर्ज्ड कर दिए जाएंगे, मतलब उनको खाली कर दिया जाएगा, उनको खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये S1 प्रोसेस है जो कि बैकग्राउंड प्रोसेस कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट है PMON प्रोसेस, जिसे आप बेसिकली प्रोसेस मॉनिटर प्रोसेस भी कहते हैं। प्रोसेस मॉनिटर ये क्या करता है? समटाइम्स मल्टी आपका जो कनेक्शन होता है ना डेटाबेस इंस्टेंस के साथ, या डेटाबेस के साथ आपका जो कनेक्शन होता है वो ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, समटाइम्स कनेक्शन जो है वो यूजर का कनेक्शन जो है वो डेटाबेस के साथ ड्रॉप हो जाता है। जब यूजर का कनेक्शन ड्रॉप हो जाता है ना, तो फिर कुछ क्लीन अप वर्क परफॉर्म करना होता है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो ऑलरेडी ओपन होती हैं, हमने उनको क्लीन अप करना होता है, उनको खत्म करना होता है। तो इस काम के लिए जिसमें आपका डेटाबेस का कनेक्शन ड्रॉप हो जाए और कनेक्शन ड्रॉप होने के बाद क्लीन अप वर्क परफॉर्म करना हो, तो वहां पे फिर पीमोन प्रोसेस जो है वो आपको हेल्प आउट करता है। अब ये करता किस चीज को है क्लीन अप? आपको याद होगा, हमने एसजीए जब पढ़ा था तो एसजीए में एक बफर कैशे पढ़ा था। उस बफर कैशे में क्या पढ़ा होता था? जब आप सिलेक्ट की क्यूरीज या कोई और डीएमएल क्यूरीज लगा रहे होते हैं तो टेबल्स में से जो ब्लॉक्स निकाले जाते हैं वो आपके बफर कैशे में रखे जाते हैं, फिर बफर कैशे में से निकाल के डेटा फाइल्स में रखे जाते हैं। ठीक है, तो इसने क्या करना है, आपके जो डेटाबेस का जो बफर कैशे होगा ना, क्योंकि टेम्परेरी वक्ती तौर पे आपके जो रिकॉर्ड्स पड़ा होता है वो बफर कैशे में पड़ा होता है। तो जब कनेक्शन ड्रॉप हो गया है तो जो अपडेशन वाला रिकॉर्ड है या जो आपका डिलीशन वाला रिकॉर्ड है या जो आपने चीजें सिलेक्ट की होंगी उसका जो रिकॉर्ड आपको मिला हुआ है वो बफर कैशे में पड़ा हुआ है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बफर कैशे को क्लीन अप करें, बफर कैशे को खत्म करें। बफर कैशे को खत्म नहीं करेंगे, बफर कैशे के कंटेंट्स को खत्म करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो कनेक्शन आपने बनाया हुआ था, अगर उस कनेक्शन ने कुछ और रिसोर्सेज भी लिए हुए हैं, कुछ और रिसोर्सेज भी ऑक्युपाई किए हुए हैं, तो हमने उन रिसोर्सेज को भी बेसिकली फ्री करवाना है, डीएलोकेट करवाना है। तो ये दो काम करने के लिए हम किसको यूज करेंगे? पीमोन को यूज करेंगे, प्रोसेस मॉनिटर इसको कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें वो कह रहा है अ यूजर कनेक्शन इज ड्रॉप्ड, इफ अ यूजर कनेक्शन इज ड्रॉप्ड और अ यूजर प्रोसेस अदरवाइज फेल्स, या यूजर का प्रोसेस फेल हो जाए या उसका कनेक्शन ड्रॉप हो जाए, पीमोन आल्सो नोन एज process monitor does the cleanup work. It cleans up the database buffer cache along with any other resources that the user connection was using. ठीक है जी, मिसाल के तौर पे मिसाल दे रहा है, यूजर सेशन में फर्ज करें कि आप यूजर थे, आपका एक प्रोसेस चल रहा था, आपका एक सेशन चल रहा था। आप उस सेशन में क्या कर रहे थे? टेबल की कुछ रोज को चेंज कर रहे थे, अपडेट कर रहे थे, और कुछ रोज के ऊपर आप लॉक्स इंप्लीमेंट कर रहे थे। इसी दौरान थंडरस्ट्रॉम आया, तेज आंधी चली और बिजली चमकी। इस सारे सिचुएशन में क्या हुआ? पावर आउटेज हो गई, लाइट ऑफ हो गई। ठीक है, अब ये आप क्या कर रहे थे? अपडेशन कर रहे थे रोज में, और कुछ रोज के ऊपर आप लोग लगा रहे थे लॉक्स, तो पावर आउटेज हो गई। अब पीमोन क्या करेगा? पीमोन बेसिकली यहाँ पे डिटेक्शन करेगा कि क्या आपका जो कनेक्शन है, यूजर का कनेक्शन, वो डिसअपीयर हो गया है या नहीं हुआ। क्योंकि पावर आउटेज हो गई है तो कनेक्शन आपका डिसअपीयर हो चुका होगा। तो फिर इन हालात में क्या करेगा? पीमोन कुछ स्टेप्स परफॉर्म करेगा। वो कौन कौन से स्टेप्स होंगे? 4 स्टेप्स हैं। पहला है कि इसने ट्रांजैक्शन को रोल बैक करना है। ठीक है, जो ट्रांजैक्शन आपकी चल रही थी ना पावर आउटेज से पहले, आपने पुरानी स्टेट पे वापस जाने के लिए आपने अपनी ट्रांजैक्शंस को रोल बैक करना है। दूसरा, आपने ट्रांजैक्शन ब्लॉक्स को मार्क करना है अवेलेबल के तौर पे। बफर कैशे में आपके ट्रांजैक्शन ब्लॉक्स होते हैं, आप उनको अवेलेबल के तौर पे मार्क कर दोगे। तीसरा, आप क्या करोगे? जो लॉक्स आपने लगाए थे ना रोज के ऊपर, आप उन लॉक्स को रिमूव करोगे, क्योंकि पावर आउटेज हो गई थी ना, ट्रांजैक्शन तो कंप्लीट नहीं हो पाई थी, तो इसलिए आपने क्या करना है? आपने लॉक्स को रिमूव करना है। चौथा, आपने क्या करना है? आपके पास एक्टिव प्रोसेसेस की लिस्ट होती है। अब आपने उन एक्टिव प्रोसेसेस की लिस्ट में से जो डिस्कनेक्टेड प्रोसेसेस हैं उनको रिमूव कर देना है।
क्योंकि लाइट ऑफ होने की वजह से, पावर आउटेज होने की वजह से आपके जो प्रोसेसेस थे कुछ वो डिस्कनेक्ट हो गए थे, तो अब आपने उनको एक्टिव प्रोसेसेस की लिस्ट में से खत्म कर देना है। कैसे खत्म करेंगे? प्रोसेसेस की आईडीज होती हैं, आप आईडीज की बेस पे उनको जो है आपके पास है। नेक्स्ट आपके पास है बैकग्राउंड प्रोसेस DBWN, इसे आप डेटाबेस राइटर कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? डेटाबेस राइटर है। अभी हमने पढ़ा बफर कैशे, ये बफर कैशे में पड़ी हुई चीजों को बेसिकली डाटा फाइल्स के अंदर राइट डाउन करता है। जो बफर कैशे में चीजें पड़ी होती हैं ना आपके ओरेकल के बफर कैशे में, उनको डेटाबेस डाटा फाइल्स में राइट डाउन करता है। ठीक है, अब ये कौन सा मैकेनिज्म यूज करेगा? आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में एक LRU पढ़ा हुआ है, लीस्ट रीसेंट का आपने पढ़ा हुआ है, लीस्ट रीसेंट यूनिट का मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है, जो ओल्डेस्ट वर्जन होता है, जो सबसे पुरानी आपकी फाइल्स होंगी ना बफर कैशे में, जो सबसे पुराना रिकॉर्ड होगा, आप उसको सबसे पहले डाटा फाइल्स के अंदर जो है वो राइट डाउन करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बताया हुआ है डेटाबेस राइटर process known as DBWR is an older version of Oracle writes new or changed data blocks। पुराने या चेंज्ड डाटा ब्लॉक्स जो हैं जो कि बफर कैशे में पड़े होते हैं उनको डाटा फाइल्स के अंदर रख देता है। कौन सा मैकेनिज्म यूज करेगा? LRU यूज करेगा। DBWN writes the oldest least active blocks first, मतलब पुराने ब्लॉक्स को पहले राइट डाउन करेगा। ठीक है, फिर इसके रिजल्ट में क्या होगा? मोस्ट कॉमनली रिक्वेस्टेड ब्लॉक्स इवन दे आर डर्टी ब्लॉक्स आर इन मेमोरी। तो जो ज्यादा आपने एक्सेस किए होंगे वो मेमोरी में होंगे आपके। LGWR, इसे लॉग राइटर कहते हैं। लॉग राइटर बेसिकली इसका काम है आपके लॉग्स की मैनेजमेंट करना। आपका एक लॉग बफर होता है, एक लॉग फाइल्स होती हैं। लॉग बफर आपका SGA का पार्ट है और लॉग फाइल्स जो हैं वो डाटा फाइल्स का पार्ट है। वक्ती तौर पे जो एंट्रीज पड़ी होती है ना वो आपकी लॉग बफर्स में पड़ी होती हैं, आप फिर उनसे उठा के लॉग फाइल्स के अंदर रखवाते हो। ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है आप लोगों ने। LGWR क्या करता है? बेसिकली लॉग बफर्स में से आपकी एंट्रीज को उठा के लॉग फाइल्स के अंदर सेव कर देता है। तो LGWR क्या है? वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव प्रोसेसेस इन द इंस्टेंस विद हैवी DML एक्टिविटी। ट्रांजैक्शन इज, आप सबको पता है ट्रांजैक्शन को तब तक हम कंप्लीट कंसीडर नहीं कर सकते जब तक उस ट्रांजैक्शन के रिलेटेड जो एंट्रीज हैं जो कि लॉग बफर में पड़ी हुई हैं, जब तक आप उन एंट्रीज को लॉग फाइल्स के अंदर मेंटेन नहीं करते तब तक आप उसको ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कंसीडर कर ही नहीं सकते कभी भी। तो ट्रांजैक्शन इज नॉट कंसीडर्ड कंप्लीटेड until LGWR successfully writes the redo information including the commit records to the log redo log। redo log का मतलब है redo log files। in addition the dirty buffers in the buffer cache, अब वो बता रहा है कि कुछ आपके dirty buffers होते हैं, cannot be written to data files। अब बफर कैशे में कुछ आपके डर्टी बफर्स होंगे, उनको आप डाटा फाइल्स के अंदर नहीं लिखेंगे। ठीक है, कैनॉट बी रिटर्न बाय इन टू डाटा फाइल्स बाय DBWN। ठीक है, अब डाटा बफर में कुछ बफर कैशे में कुछ डर्टी बफर्स पड़े होते हैं, उनको डाटा फाइल्स में रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डेटाबेस राइटर की है। लेकिन डेटाबेस राइटर तब तक उनको नहीं डाटा फाइल्स में रखेगा जब तक आपकी रीडू बफर में पड़ी हुई एंट्रीज को रीडू लॉग फाइल्स में रख नहीं दिया जाता। तो ये एक चीज है। इसके आगे है, अगर हम रीडू लॉग जो हैं फाइल जो हैं इनको ग्रुप कर दें, जिन्हें हम मल्टीप्लेक्स भी कहते हैं, और उनमें से एक ग्रुप डैमेज हो जाए, सॉरी उनमें से एक फाइल डैमेज हो जाए, तो फिर क्या होगा? LGWR जो है उस ग्रुप के जो बाकी मेंबर्स होंगे ना उनको तो रिकॉर्ड कर लेगा, उनको तो फाइल्स के अंदर मेंटेन कर देगा। जो एक मेंबर रह गया होगा ना जिसमें बेसिकली एरर आया था, उस मेंबर के एरर को अलर्ट फाइल के अंदर, हमने एक अलर्ट और ट्रेस फाइल भी पढ़ी थी अगर आपको याद हो, तो LGWR क्या करेगा? जिस मेंबर में एरर होगा, जिस फाइल में एरर होगा ग्रुप की जिस फाइल में, उस फाइल के एरर को अलर्ट फाइल के अंदर बेसिकली इंडिकेट कर देगा। अलर्ट फाइल में बता देगा कि फलां फाइल में एरर आ चुका हुआ है। ठीक है,
और अगर सारी की सारी ग्रुप में ही एरर आ जाए, ठीक है, सारे के सारे जितने भी मेंबर्स हैं ग्रुप के, मतलब सारी फाइल्स में कोई भी फाइल जो है वो अपडेट नहीं की जाएगी, कोई भी एंट्री जो है वो आपकी जो रीडू लॉग फाइल्स हैं उनका जो ग्रुप है उसके अंदर कोई भी एंट्री जो है वो अपडेट नहीं की जाएगी। फिर क्या करेगा, LGWR प्रोसेस फेल्स द एंटायर इंस्टेंस, पूरे के पूरे इंस्टेंस को फेल कर देगा। हैंग्स अनटिल द प्रॉब्लम कैन बी करेक्टेड, जब तक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जाता तब तक आपका पूरा प्रोसेस जो है वो हैंगिंग पोजीशन में ही रहेगा। नेक्स्ट है ARCN, आर्चीवर प्रोसेस इसको कहते हैं। आपको याद होगा हमने डेटाबेस की दो मोड्स पढ़ी थी, आर्चिव मोड और नो आर्चिव मोड। हमने कहा था नो आर्चिव मोड क्या है, ऑनलाइन मोड है, और आर्चिव मोड क्या है, आर्चिव मोड ऑफ डेटाबेस ये थी जिसमें आप अपनी डाटा फाइल्स को मल्टीपल लोकेशंस पे रेप्लिकेट कर देते हो, डाटा फाइल्स को मल्टीपल डायरेक्टरीज में या मल्टीपल नेटवर्क लोकेशंस में रेप्लिकेट कर देते हो, कॉपी कर देते हो, ठीक है। अब ये जो ARC हम पढ़ने लगे हैं जो कि एक प्रोसेस है, बैकग्राउंड प्रोसेस, बेसिकली इस बैकग्राउंड प्रोसेस ने आपके आर्चिव मोड को यूज करना है, ठीक है। और आर्चिव मोड को यूज करते हुए इसने क्या करना है, आपकी जो लॉग्स है ना, आपकी जो लॉग फाइल्स हैं, इनको मल्टीपल डेस्टिनेशन डायरेक्टरीज में या नेटवर्क डायरेक्टरीज के अंदर इसने कॉपी कर देना है, ठीक है। क्यों ये काम क्यों किया जाता है, क्योंकि आपको याद होगा हमारे पास रीडू लॉग फाइल जो है वो दो, कम से कम दो होती हैं, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं। जब एक फिल हो जाती है तो फिर हम दूसरी को यूज करते हैं। तो यहाँ वो कह रहा है जब आपकी एक फिल हो जाएगी रीडू लॉग फाइल, तो उस रीडू लॉग फाइल को मल्टीपल लोकेशंस पे कॉपी कर दिया जाएगा ताकि ये जो फाइल फिल हो गई थी ना, इस फाइल को अब अवेलेबल किया जा सके। जब भी इसको रिक्वेस्ट की जाए, इस फाइल की रिक्वेस्ट की जाए, इस फाइल को अवेलेबल किया जा सके ताकि नई एंट्रीज जो है इस फाइल के अंदर लिखी जा सके। तो इस पर्पज के लिए बेसिकली आपका ये प्रोसेस जो है वो यूज किया जाता है, जिसे ARCN कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ वो कहता है इफ द डेटाबेस इज इन आर्चिव लॉग मोड, देन आर्चिवर प्रोसेस कॉपीज द रीडू लॉग्स टू वन और मोर डेस्टिनेशन डायरेक्टरीज, या तो डायरेक्टरीज में या डिवाइसेस में या नेटवर्क लोकेशंस में। Whenever a redo log file fills up and redo information starts to fill the next redo log into sequence, यानी कि एक फाइल जब फिल हो जाए और दूसरी फाइल को आप फिल करने लगे, उससे पहले आपने पहली फाइल को मल्टीपल लोकेशंस पे कॉपी करना है। और ये कब होता है, जब आपका डेटाबेस आर्चिव मोड में होता है। जब नो आर्चिव मोड में होता है तब ये काम नहीं होता। Optimally the archive process finishes before the filled redo log file is needed again। अब वो बता रहा है कि ये जो प्रोसेस है ना कॉपी करने वाला, ये कंप्लीट हो जाएगा, फिनिश कर दिया जाएगा। कब फिनिश होगा, उस जिस फाइल को आप कॉपी कर रहे हो ना मल्टीपल लोकेशंस को, उस फाइल को अगर कोई प्रोसेस दोबारा कॉल करता है, दोबारा रिक्वेस्ट करता है, तो दोबारा रिक्वेस्ट करने से पहले पहले आपने ये प्रोसेस खत्म करना है। अगर ये प्रोसेस आप खत्म नहीं करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएंगी आपकी, ठीक है, कुछ आपकी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, जिसे वो सीरियस परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स का नाम दे रहा है। यूजर कैन नॉट कंप्लीट द ट्रांजेक्शंस अंटिल द एंट्रीज आर रिटर्न टू द रीड लॉग फाइल्स। प्रॉब्लम क्या है मैं बता देता हूं आपको। आपने एक रीडू लॉग फाइल को मल्टीपल लोकेशंस पे कॉपी कर रहे थे, अभी कॉपी कंप्लीट हुई नहीं और किसी ने उसको कॉल कर दिया। अब कोई भी यूजर उसको क्यों कॉल करेगा, यूजर उसमें लॉग एंट्रीज करना चाहता है इसलिए कॉल करेगा। जब आपने उसको फ्री ही नहीं किया अभी तक उस फाइल को, तो यूजर कैसे उसमें एंट्रीज कर सकेगा, यूजर तो अपनी एंट्रीज उसमें कर ही नहीं सकेगा। तो जब वो एंट्रीज नहीं कर सकेगा तो उसकी ट्रांजैक्शंस कंप्लीट कंसीडर नहीं की जाएंगी, ठीक है। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है यूजर कैन नॉट कंप्लीट द ट्रांजैक्शंस अंटिल द एंट्रीज आर रिटर्न टू द रीड लॉग फाइल्स and redo log file is not ready to accept new entries because it is still being written to the archive location। क्योंकि redo log file अभी फ्री की नहीं गई, ठीक है। क्यों नहीं फ्री की गई, क्योंकि वो मल्टीपल लोकेशंस पे कॉपी की जा रही है, तो इसलिए यूजर की ट्रांजैक्शन को कंप्लीट हम कंसीडर करेंगे ही नहीं। इसलिए तो ऊपर उसने कहा है कि आपने जल्दी से जल्दी जो है वो इस फाइल को फ्री कर देना है, और ऐसे होता है, ठीक है।
जब यूजर रिक्वेस्ट करता है फाइल को, उससे पहले ही उस फाइल को फ्री कर दिया जाता है ताकि सीरियस प्रॉब्लम्स ना आए। अगर सीरियस प्रॉब्लम्स आने के चांसेस हों भी तो इसके सॉल्यूशंस हैं। पहला सॉल्यूशन क्या है कि आप रीडू लॉग फाइल को बड़ा कर दो, उसके साइज को बढ़ा दो। दूसरा सॉल्यूशन ये है, अगर आप साइज नहीं बढ़ा सकते तो आप नंबर ऑफ रीडू लॉग फाइल्स बढ़ा दो। पहले अगर 2 हैं तो 4 कर दो, 6 कर दो, 8 कर दो, ठीक है, ताकि उन सीक्वेंस में उन रीडू लॉग फाइल्स को यूज किया जा सके। या तो रीडू लॉग फाइल के साइज को बढ़ाओ, या नंबर ऑफ रीडू लॉग फाइल्स को बढ़ाओ, या आप आर्चिवर प्रोसेस बढ़ा दो। जितने ज्यादा आर्चिवर प्रोसेस होंगे उतने ज्यादा वो मल्टीपल फाइल्स को यूज कर रहे होंगे, तो आपकी जो सीरियस प्रॉब्लम्स वाला मामला था ये वाला कवर हो जाएगा। तो ये आपके पास जो है वो ARCN प्रोसेस था, जो कि बैकग्राउंड प्रोसेस है जिसको आप लोग यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाता है CKPT। ये चेक पॉइंट प्रोसेस है बेसिकली। ये इंस्टेंस रिकवरी का जो आपका टाइम होता है ना, जो इंस्टेंस रिकवरी करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होता है टाइम, उस टाइम को इसने मिनिमाइज करना होता है, रिड्यूस करना होता है उस टाइम को। ठीक है, कैसे? चेक पॉइंट प्रोसेस और CKPT हेल्प्स टू रिड्यूस अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर इंस्टेंस रिकवरी। ठीक है जी, इसने इंस्टेंस रिकवरी के लिए जो टाइम है उसको रिड्यूस करना है ड्यूरिंग अ चेक पॉइंट के दौरान। अब चेक पॉइंट के दौरान वो कहता है CKPT अपडेट्स द हेडर ऑफ द कंट्रोल फाइल। आपकी एक कंट्रोल फाइल होती है, उस कंट्रोल फाइल जिसमें आपके डाटा डिक्शनरी वगैरह मेंटेन किया जा रहा होता है, उस कंट्रोल फाइल का जो आपका हेडर होता है ना, ये उसको अपडेट करता है CKPT। और इसके अलावा जो आपकी डाटा फाइल्स होती हैं, कंट्रोल फाइल का हेडर और डाटा फाइल्स का जो हेडर है, इनको वो चेंज करता है, अपडेट करता है। क्यों? ताकि वो रिफ्लेक्ट कर सके लास्ट सक्सेसफुल सिस्टम चेंज नंबर को। जो चेंजेस आपने की हैं, इन चेंजेस को रिफ्लेक्ट कर सके। ठीक है, चेक पॉइंट अकर्स ऑटोमेटिकली एवरी टाइम अ रीडू लॉग फाइल स्विच अकर्स। एक फाइल जब खत्म होती है आप दूसरी फाइल पे जाते हैं, दूसरी जब खत्म होती है तीसरी पे जाते हैं। वो कहता है जब ये स्विचिंग हो रही होती है ना, तो हर स्विचिंग के दौरान चेक पॉइंट का एक प्रोसेस अकर होता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपके पास रिको। इसे रिकवरी कहते हैं, रिकवरी प्रोसेस इसके कहते हैं। अब रिकवरी प्रोसेस वाला काम तो हमने एसमोन में भी पढ़ा है, इंस्टेंस रिकवरी वाला। यहाँ रिकवरी थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की है। यहाँ क्या है, आपको याद होगा आपका एक लार्ज पूल था, हमने SGA जब पढ़ा था तो उसमें एक था लार्ज पूल। उस लार्ज पूल के अंदर वो ट्रांजैक्शंस आती हैं जो मल्टीपल डेटाबेसेस के साथ इंटरेक्ट करती हैं। अब ये जो रिको है ना, रिको ने बेसिकली उन ट्रांजैक्शंस को रिकवर करना है जो मल्टीपल डेटाबेसेस के साथ इंटरेक्ट करती हैं। ठीक है, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शंस का नाम देते हैं। रिको उन ट्रांजैक्शंस के फेलियर को रिकवर करेगा जो डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शंस होंगी। ठीक है, मसलन डिस्ट्रीब्यूटेड का क्या मतलब है, यहाँ वो एग्जांपल दे रहा है कि 2 टेबल्स हैं, फर्ज करो आपके 2 डेटाबेसेस हैं, एक CCTR और एक WHSE। ये 2 डेटाबेसेस हैं। हुआ क्या, एक ट्रांजैक्शन ने पहले डेटाबेस में तो चेंजेस कर ली, अभी दूसरे डेटाबेस में चेंजेस करनी थी उसने, जिसका मतलब है अपडेशन अभी ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुई। तो नेटवर्क कनेक्शन जो था ना, इस दौरान फेल हो गया। एक डेटाबेस में चेंजेस होगी, दूसरे में भी चेंजेस करनी थी और नेटवर्क कनेक्शन फेल हो गया। ठीक है, बिफोर द टेबल WHSE डेटाबेस कैन बी अपडेटेड, यानी कि दूसरे डेटाबेस में चेंजेस करने से पहले नेटवर्क कनेक्शन फेल हो गया। इस केस में क्या करेगा, इस केस में रिको जो होगा, रिको प्रोसेस वो रोल बैक कर देगा फेल्ड ट्रांजैक्शन को। क्यों रोल बैक करेगा? ताकि आप पुरानी हालत में वापस आ सको। तो ये आपके बेटा बैकग्राउंड प्रोसेसेस हैं जो कि जब आपका ओरेकल का इंस्टेंस बनता है तो उसी वक्त ये एक्टिवेट हो जाते हैं और अपना काम जो है वो साथ साथ करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक पूछने वाली चीज है तो पूछें। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है, अब ये मैं आपको पहले जो मैंने प्रोसेसेस करवाए हैं वो आपको मैंने बुक से करवाए हैं।
अब जो ये जो कॉमन टास्क हैं ओरेकल के डीबीए के, ये नोट्स में से करवा रहा हूँ, जो आपको मैंने नोट्स सेंड किए हुए हैं ना, उस नोट्स में से करवा रहा हूँ। ये सिंपल बेसिकली लाइंस हैं जिसमें आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर के कुछ टास्क होते हैं, वैसे ही ओरेकल के डीबीए के कुछ टास्क होते हैं। इससे ऊपर वाले जो पेजेस हैं ना, ये हमने पढ़े हुए हैं, हमने बुक में इसको डिटेल से पढ़ा हुआ है, बल्कि इस नोट्स के आगे भी हम जो कुछ चीजें देखेंगे वो भी हमने पहले चैप्टर में पढ़ ली हैं। तो अब आपका ये नोट्स वाला काम जो है आसान होता जाएगा साथ साथ। तो पहले टास्क में क्या है, सबसे पहला काम तो ये है डीबीए का कि वो ओरेकल के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करे। बाय द वे, ओरेकल के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए ना हमारे पास एक यूटिलिटी भी है, जिसे ओरेकल यूनिवर्सल इंस्टॉलर कहते हैं। डीबीए जो है बेसिकली ओरेकल यूनिवर्सल इंस्टॉलर को यूज करते हुए ओरेकल को इंस्टॉल करता है, ओरेकल के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करता है। फिर क्रिएटिंग ओरेकल डेटाबेस, डेटाबेसेस क्रिएट करना, इसके लिए भी ओरेकल का जो डीबीए है वो एक यूटिलिटी यूज करता है जिसे ओरेकल डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट कहते हैं। कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट डेटाबेसेस बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है। चाहे टेम्पलेट्स में से डेटाबेसेस को क्रिएट कर लो या नई डेटाबेसेस को बनाओ, तो इंस्टॉल करने के लिए ओरेकल यूनिवर्सल इंस्टॉलर डीबीए यूज करेगा, और डेटाबेसेस को क्रिएट करने के लिए ओरेकल डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट को यूज करेगा डीबीए। ठीक है जी। फिर थर्ड है परफॉर्म अपग्रेड्स। अब अपग्रेड्स करने के लिए भी इसने एक यूटिलिटी यूज करनी है जिसका नाम है डेटाबेस अपग्रेड असिस्टेंट, ताकि आपका जो डेटाबेस है वो उसको अपग्रेड किया जा सके, जैसे 10G से 11G पे जाया जा सके, या मजीद कोई अपग्रेडेशन जो है वो की जा सके। नेक्स्ट है स्टार्टिंग एंड शटिंग डाउन द डेटाबेस इंस्टेंस, डेटाबेस के इंस्टेंस को स्टार्ट करना और शट डाउन करना। फिर इसी तरह से मैनेजिंग स्टोरेज स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, managing users and security, managing database objects such as tables, indexes, and views, backing up database and performing recovery operations when necessary. ये recovery operations perform करने के लिए basically Oracle Enterprise Management Manager Database Control, OEM control जिसे हम कहते हैं, Oracle Enterprise Manager Database Control, इस कंट्रोल को यूज करेगा डीबीए ताकि रिकवरीज वगैरह जो है वो परफॉर्म कर सके जब भी जरूरत हो। Monitoring the state of database and taking preventive or corrective actions as required. ठीक है, ये भी काम करना है इसने। Monitoring and tuning the database performance, database की performance को tune करने के लिए। Diagnosing and reporting critical errors to Oracle support services. डायग्नोज करते रहना, और अगर एरर्स आ रहे हैं तो ओरेकल सपोर्ट सर्विसेज को ये एरर्स जो है वो रिपोर्ट करना, ताकि वो उन एरर्स को जो है वो खुद ही टैकल कर सके और मेंटेन कर सके। तो ये टास्क हैं। फिर डेटाबेस को एडमिनिस्टर करने के लिए या उसको ठीक रखने के लिए कुछ टूल्स यूज किए जाते हैं, जिनका मैंने अभी वैसे जिक्र किया भी है। पहला है ओरेकल ओपन यूनिवर्सल इंस्टॉलर, ओरेकल यूनिवर्सल इंस्टॉलर, ये एक यूटिलिटी है जो कि ओरेकल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए यूज की जाती है। फिर ओरेकल डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट, ये बेसिकली डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, चाहे टेम्पलेट्स में से क्रिएट की जाए, चाहे एक नई डेटाबेस क्रिएट की जाए, चाहे सीड डेटाबेस को यूज किया जाए, जो प्री कॉन्फ़िगर्ड सीड डेटाबेस है उसी की कॉपी यूज की जाए, तो इस पर्पज के लिए यूज करते हैं। फिर डेटाबेस अपग्रेड असिस्टेंट आ जाता है। फिर नेट कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट आ जाता है। नेट कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट बेसिकली नेट कनेक्टिविटी को जो है वो बेसिकली ये यूटिलिटी मेंटेन कर रही होती है। इट इज अ यूटिलिटी